नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं सुनील कुमार और नए साल के साथ नई सरकार हिमाचल प्रदेश में और कई उम्मीदें, सपने सरकार के, उनके विधायकों के, जिन्होंने लगातार जन सरोकार की बातें की और अब जनता उम्मीद बांध के बैठी है कि कब उनके लिए जो वादे किए गए थे उनको धरातल पर आकर लागू सरकार करती है। मेरे साथ मौजूद हैं सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा साहब, बहुत बहुत आपको पहले बधाई और बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से पंजाब केसरी पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं और आप बातचीत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा साहब, वो भी वक्त था, इसी जगह कई बार बैठे, आपका इंटरव्यू लिया, आपसे बातें की, आपने सरकार जो उस वक्त की थी कार्यकाल पर सवाल उठाए। पक्ष विपक्ष की भूमिका, कहते हैं जितना स्ट्रोंग विपक्ष होगा उतनी ही सरकार जटिलता से काम करेगी। अब आप सत्ता पक्ष में हैं, क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं सीएम साहब को भी शपथ लिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं कि नया वर्ष 2023 देशवासियों के लिए और हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, सुंदर हो, समृद्धि हो, प्रदेश तरक्की करे। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें सबको ताकत दे कि नई जो सरकार बनी है वो लोगों की जन आकांक्षाएं जो हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पे हम पूरा उनको करें, खरा उतरें। और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने चुनावों में जो 10 गारंटीज़ हिमाचल प्रदेश की जनता को दी हैं उनको हम पूरा कर सकें। देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो जब सरकार बनती है तो कुछ वायदे लोगों के साथ किए जाते हैं और उन वायदों को ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए जनता जो है अपना जनादेश देती है। तो हमारा सबसे पहले जो 10 गारंटीज़ हैं उनको हम पूरा करने के लिए सबसे पहले प्रयास करेंगे। जहाँ तक सरकार बनने का प्रश्न है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 11 तारीख को शपथ ली थी और 22 से लेकर 25 तक सेशन भी रखा गया था, परंतु मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव आ गए और जैसे ही वो कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए तो ऑनरेबल गवर्नर साहब छुट्टी चले गए। तो अब जो है वो सेशन जो है वो 3 तारीख को हमारी विधायक दल की मीटिंग है और 4 तारीख से सेशन शुरू हो रहा है। और जैसे कि एक पहले से ही प्रथा चली आ रही है कि ये नई सरकार का, नई विधानसभा का ये पहला सत्र है और इस सत्र में पहले दिन ओथ होगी सभी विधायकों की और प्रोटम जो स्पीकर हैं वो आदरणीय श्री चंद्र कुमार जी, जो जिनको चुना गया है, बनाया गया है, वो सभी को ओथ लाएंगे और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव रहेगा। और इन बिटवीन जो है 7-8 तारीख से पहले जहाँ तक मुझे लगता है कि 8 तारीख से पहले जहाँ तक मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि नए मंत्री परिषद का भी गठन जो है वो कर दिया जाएगा और सरकार काम करना शुरू कर देगी। चलो, सरकार काम करना शुरू कर देगी, यही सवाल पे मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ा बात आता हूँ। आपकी रैली भी है, अभिनंदन रैली 3 तारीख को होने वाली है और साथ ही आपने बताया कि विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। तो विधायक दल की बैठक में क्या मंत्रिमंडल का विस्तार, उसके संबंध में कुछ संभावनाएं हैं या फिर दूसरे सप्ताह, इस साल के शुरुआत के दूसरे सप्ताह होगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का गठन कब करना है ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, जो कि हाईकमान के साथ जो है तालमेल करके, उनसे राय मशवरा करके, मुख्यमंत्री हमेशा किसी भी पार्टी के हों वो हाईकमान के साथ मशवरा करके जो गठन करते हैं। ये विधानसभा सत्र से पहले करेंगे, विधानसभा सत्र के दौरान करेंगे या विधानसभा सत्र के खत्म होते ही तुरंत बाद करेंगे, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव। बट ये सही है कि मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। अंदेशा तो आपको होना चाहिए ना, क्योंकि चर्चा में तो आपका नाम भी है, स्पीकर नाम जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे आपका नाम कैबिनेट में भी चल रहा है कि दोनों ही तरफ जो है राणा साहब को जिम्मेदारी दी जा सकती है सुक्खू सरकार में। देखिए, ऐसा है कि राजनीति का दूसरा नाम चर्चा है। चर्चाएं तो होती रहती हैं, परंतु होगा क्या ये तो पार्टी तय करेगी। हम हमेशा स्टेटमेंट देते आए हैं कि पार्टी का जो फैसला होगा वो
हम उसको स्वीकार करेंगे। जो पार्टी जहाँ जिम्मेवारी लगाएगी वो उसको करेंगे। इससे पहले आपको जानकारी होगी कि जब हम लोग विपक्ष में थे, मुझे सोलन नगर निगम की जिम्मेवारी सौंपी गई और वहाँ हम लोग जीते। फतेहपुर उपचुनाव में मुझे जिम्मेवारी सौंपी गई। इसके अलावा दूसरे चुनाव क्षेत्रों में भी मुझे भेजा गया। तो जहाँ जहाँ भेजा गया हमें जीत मिली है और जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी उसको हमने निभाया है। अब सरकार बनने जा रही है, सरकार में हमारा क्या रोल रहेगा, जहां पार्टी को उचित लगेगा पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी, जो जिम्मेवारी देगी उसको निभाएंगे। अच्छा, और जो जिम्मेदारी आपको पहले दी थी, कार्यकारी अध्यक्ष भी आप लगाए गए, आपके साथ 3 अन्य का नाम भी थे, एक तो खैर छोड़ गए बीच में ही मैदान और भाजपा में शामिल हो गए। पहले आपने उपचुनावों का जिक्र किया, सोलन का जिक्र किया, पहले 4 सीटें जीती, उसके बाद 40, चारों खाने चित भाजपा कर दी। क्या रणनीति बनाई थी आपने ऐसी? देखिए, जब सरकार जो है वो जनता की उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरती है तो 4 से 40 जनता ही करती है। अब हमारी सरकार बनी है, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, अच्छा काम करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, आगे फिर रिपीट करेंगे। अगर सरकार जो है जनता की उम्मीदों के ऊपर नहीं उतर पाएंगे तो जनता तो सर्वोपरि है, जनता तो फिर अपना काम करती है। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का प्रयास करेगी और उतरेगी। आपने कहा जनता सर्वोपरि है, जन सरोकार की भी आप बात करें और सरकार की भी आप बात करें और सरकार में आप खुद भी हैं, लेकिन कई ऐसे मसले हैं, ओपीएस का मसला, फिर महिलाओं को जो 1500 रुपये देने के बाद, फिर बिजली में जो कर माफी की बात, तो कर्ज के बीच हिमाचल, पैसे के बिना कैसे संभव होगा? देखिए, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश जो है ये बहुत ही पोटेंशियल स्टेट है। पहाड़ी राज्य जरूर है, परंतु इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गोल्ड माइन स्टेट है। कई क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में अथाह संभावनाएं हैं। अगर सरकार सही मायनों में जो हिमाचल प्रदेश में जो कई क्षेत्रों में कई फील्ड ऐसे हैं जहां पर काम करने की ज़रूरत है और रिसोर्सेज डेवलप होंगे। और जब रिसोर्सेज डेवलप होंगे तो 1500 रुपया कुछ नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम कुछ नहीं, सब दिया जा सकता है, पर रिसोर्सेज डेवलप करने की बात है और जिससे सरकार जो है वो जनता के ऊपर भी बोझ ना बने। रिसोर्सेज होंगे कैसे डेवलप? क्योंकि आपने कहा सरकार जनता के ऊपर बोझ ना बने। पिछले कार्यकाल की बात करता हूं, जब सीएम बनने से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू का मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि जनता को मुझे समर्थ बनाना है, अपने गरीबी जो लोग सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहे। आप भी वैसी बात कर रहे हैं कि ठीक है जनता को समर्थ बनाना है, लेकिन 1500 देने की बात आप कहते हैं, 300 रुपये बिजली की बात आप कहते हैं, 300 रुपये 300 यूनिट माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बिजली की मैं सीधा बोलता हूँ यहाँ पे प्रथा चला दी। जब से पंजाब में चर्चा हुई, उत्तराखंड में चर्चा हुई, गुजरात में चर्चा हुई, आम आदमी पार्टी ने शुरू की, धीरे धीरे सब करने लगे। उससे पहले भी हिमाचल में बिल आते थे, लेकिन आपका ही मैंने पिछला इंटरव्यू किया था आज से लगभग 2 साल पहले। तो ऐसे अगर हम लोग जनता को ये बताते चलेंगे कि ये मुफ्त देंगे, ये योजनाएं देंगे, तो क्या श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएंगे? आपने ये बात कही थी। नहीं, देखिए, आप भी सही कह रहे हैं, परंतु जहाँ तक मेरा अपना विजन है, कांग्रेस पार्टी ने जो 300 यूनिट बिजली का फ्री देने का ऐलान किया है, 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात की है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही है, इससे प्रदेश के फाइनेंशियल एक्सचेकर पर बर्डन तो पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी का जो सोच है, ये मिल बैठकर ये जो सारा कुछ तय हुआ है, इसलिए हुआ है कि जब महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई तो लोगों को राहत देने की बात कही गई कि राहत कैसे दिया जा सकता है। एक गरीब आदमी को 1000 रुपया बिल आता है, उसको बिल देना मुश्किल होता है, जिसमें घर में कमाने वाला कोई नहीं है। 1500 रुपये महिलाओं को मिलेगा, वो एक सिलेंडर गैस का खरीद सकती हैं और छोटा मोटा काम कर सकती हैं। तो ये सोच कांग्रेस का आज का नहीं है। IRDP, सस्ता राशन और कई तरह की चीज़ें कांग्रेस ने जो पहले से जो लैंडलेस लोग थे उनको लैंड दी गई। ये हिमाचल या हिंदुस्तान में बहुत अमीर लोग नहीं रहे, शुरू से गरीबी रही है और गरीबी को दूर करने के लिए सरकार जो है वो ऐसी योजनाएं बनाती रहती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी योजनाएं बनाती रही है। अब सरकार बनी है,
मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो है वो ओथ हो जाए, उसके बाद बैठ के हम सब इसकी रणनीति तय करने वाले हैं। और जो भी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में होंगे वो इसके लिए विचार करेंगे कैसे इसको हम मीट आउट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जनता के ऊपर बर्डन ना पड़े और कोई ऐसे काम किए जाएं, जैसे टूरिज्म का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जहाँ से हमारे लिए फाइनेंशियल कुछ हम मीट कर सकते हैं, रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, अथाह विकास। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि जितना क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश का है उससे 10वें 15वें 20वें हिस्से के भी क्षेत्रफल के जो कंट्रीज हैं, अब सिंगापुर का उदाहरण देता हूँ, छोटा सा कंट्री है, उन्होंने टूरिज्म के दम पर ही और आर्टिफिशियल टूरिज्म के दम पर जो है आज दुनिया में कहाँ पहुँच गए वो। हिमाचल प्रदेश को तो कुदरत ने, नेचर ने बहुत कुछ दिया है, परंतु इसको कैश करने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार से ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है कि हम पूरे देश को, दुनिया को एक शुद्ध वातावरण, एक ऑक्सीजन दे रहे हैं, जंगलों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ से रॉयल्टी मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का अधिकतर क्षेत्र जो है वो फॉरेस्ट में है और फॉरेस्ट का पालन कर रहे हैं। फॉरेस्ट जो है वो पूरी ऑक्सीजन दे रहा है, बारिश दे रहा है, हर तरह का शुद्ध हवा हम लोगों को दे रहा है, पूरे देश को दे रहा है। तो ऐसे जगह जो है सरकार को, केंद्र सरकार को भी जो है कोई पैकेज, बेल आउट पैकेजेस वगैरह उस पर स्टेट को देने चाहिए। तो इस पर हम विचार करेंगे। नहीं, विचार करने की वैसे भी बात है, क्योंकि FRA और FCA पे खैर किसी दिन बात करेंगे। अभी सरकार से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं और लगातार आलोचना और तारीफ दोनों ही हो रहे हैं, क्योंकि सरकार नहीं बनी है। तो आलोचना के तौर पर अब जो विपक्ष में हैं, सीधा सी बात करूंगा, CM जो पूर्व के थे जयराम ठाकुर कहते हैं कि आते ही भेदभाव की राजनीति हो रही है, कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, वो मुझे लग रहा है कि अभी तो सरकार जो है, सरकार सही मायने में सरकार बैठी नहीं है। अभी तो मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो है ओथ हुआ है, अभी तो सरकार बैठी नहीं है। हाँ, वो इस बात को लेकर कह रहे होंगे कि जितनी नोटिफिकेशंस हुई हैं 6 महीने, उसका मैं कारण बताता हूँ कि जब शायद वो भूल गए कि जब वो 2017 में उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ओथ ली थी, तो उन्होंने भी सरकार के 6 महीने के आखिरी जो फैसले लिए गए थे, उनकी जो है गुण और दोष के आधार पर उनको जो है वो डी नोटिफाई किया था। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। और बड़ी हैरान करने वाली बात है कि पिछले लास्ट के जो 6 मंथ थे जयराम सरकार के, उसमें 900 से ज़्यादा जो है वो नोटिफिकेशंस हुई हैं, जिसमें कोई स्कूलों की है, कोई आपके SDM के दफ्तर हैं, कोई तहसीलें हैं, कोई पटवार सर्कल, ऐसे अलग अलग जो है। तो 900 इंस्टीट्यूशन जो खोलना है, वो मुझे लग रहा है कि एक छोटे से प्रदेश में 6 महीने में, जहाँ ना उनका कोई बजटरी प्रोविज़न है, ना कोई फाइनेंस विभाग ने कोई स्वीकृति दी है, तो आनन फानन में जो खोले गए हैं, तो हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा को आधार बना के ये सारी चीज़ें खोली गई हैं, या फिर सचमुच में उस क्षेत्र की जनता को ज़रूरत है। अगर क्षेत्र की जनता को सही मायने में ज़रूरत होगी तो उन्होंने तो खोले हैं, हम तो उनको स्ट्रेंथन देंगे, उनको मजबूत करेंगे। इन्होंने तो खोले ही हैं, परंतु उसकी समीक्षा जो है सरकार कर रही है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को आधार बना के उस पर फैसले लिए जा रहे हैं। अच्छा, नए साल की शुरुआत पर ही सुखविंदर सिंह सुक्खू CM और डिप्टी CM साथ मौजूद थे। सुख आश्रम की शुरुआत की और 2 और योजनाएं भी उन्होंने शुरू की साथ के साथ। तो भविष्य में क्या आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं? तो ये निश्चित तौर पर अभी तो हम लोगों ने ओथ ही नहीं ली है, और जैसे ही ओथ लेंगे, सुजानपुर की जनता की क्या उम्मीदें हैं, हम उनकी राय लेंगे। और लोग असल में क्या चाहते हैं, हम थोपना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ के लोगों को क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो उनको हम जो है उन सब चीज़ों की जानकारी लेके, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको हम, देखो एजुकेशन, हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इनमें कहाँ कमी है, इनको जो है वो हम लोग मजबूती देंगे। और बाकी लोग क्या चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है, हम पूरा उन पर काम करेंगे। अच्छा, अब आता हूँ सबसे निजी सवाल पर। आपका विधानसभा क्षेत्र और CM साहब का विधानसभा क्षेत्र, और साथ में डिप्टी CM साहब का थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो आपका पारिवारिक रिश्ता
आपकी मित्रता की बातें लगातार होती रहती हैं। तो जब सीएम बन गए थे तो आपकी उनके प्रति और उनके आपके प्रति क्या भावनाएं थी, पहली कॉल या पहली बात पर? बनने से पहले, बनने के बाद जब अनाउंस करते हैं? देखिए ऐसा है कि ये पार्टी का फैसला है और हम उसका स्वागत किया है। हमने ये चयन करने से पहले भी यही बार बार हमारी स्टेटमेंट्स आती रही। जब चयन हो रहा था तो भी मीडिया मुझे पूछ रहा था, मैं कहा हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, फैसला हाईकमान ने कर रहा है और फैसला हाईकमान जो करेगी उसको हम सहसर स्वीकार करेंगे और जिसको भी जिम्मेदारी देंगे उसके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। नहीं, कहा जाता है कि सुक्खू साहब और राणा साहब की बड़ी जटिल दोस्ती है, दोस्ती की बातें लगातार होती रहती हैं, तो भावुक हो गए थे सुक्खू साहब तो उस दरमियान आपकी अंदर की भावनाएं क्या? देखिए स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति जो काउंसलर रहा हो, 2 बार काउंसलर रहा, उसके बाद चुनाव लड़ा, पार्टी में NSUI के अध्यक्ष रहे, पार्टी में यूथ के अध्यक्ष रहे 10 साल, पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, संगठन से निकल कर पार्टी की सेवा करते हुए यहाँ पहुँचे, तो स्वाभाविक है जिस आदमी ने 25-30 साल पार्टी को, संगठन को दिए हों, उसका हक भी बनता है और ऐसे व्यक्ति को ऑनर किया जाना चाहिए जिसने पार्टी को अपना जीवन दिया हो। तो अच्छा है, उनको बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है, पूरे प्रदेश को उनसे और पार्टी को उम्मीदें हैं कि वो बहुत बेहतरीन काम करेंगे, कि संगठन से निकला हुआ व्यक्ति है, अच्छा काम करेंगे। हमारे साथ राणा साहब बातचीत करने के लिए और अहम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुने वर्तमान के नवनिर्वाचित सुजानपुर से विधायक, हिमाचल का विधानसभा क्षेत्र, और अब आने वाले दिनों में सरकार जनो सरोकार में क्या कुछ काम करती है लगातार बताते रहेंगे। और ओपीएस का जनता को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कर्मचारी भी लगातार निगाह सरकार की ओर लगा के बैठे हैं कि कब तक ओपीएस लागू हो जाता है। फिलहाल इस विशेष बातचीत में इतना ही। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन हरजिंदर के साथ, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।